इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। लास्ट चैप्टर है जी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। मैं इसे लिखता हूं फर्स्ट यूनिट का फोर्थ चैप्टर। पहला चैप्टर चार्ज था, दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड था, तीसरा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है और चौथा चैप्टर ये है। ठीक है जी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल थोड़ा आसान सा है, इसीलिए मैंने आपको वैसे समझाया था थोड़ा बहुत। इलेक्ट्रिक वोल्टेज क्या होता है, किस तरीके से पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करते हैं, क्या इक्विपोटेंशियल सरफेसेस है। इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होती है? जिसके हर पॉइंट पर बराबर वोल्टेज होगा और पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होगा। ठीक है। वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी कितना होता है? जीरो। एक कंडक्टिंग स्फेरिकल शेल इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक है। अगर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम होगी तो आप लोग ये दोबारा पढ़ सकते हैं उससे। ठीक है। इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस क्या है, आप इस तरीके से समझिएगा। इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस चार्ज को स्टोर करने की कैपेसिटी होती है किसी भी कंडक्टर की। किसी भी कंडक्टर की चार्ज स्टोर करने की कैपेसिटी को आप इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस कहते हैं। समझ आ गया? इट इज द एबिलिटी टू स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज, ठीक है, ऑन अ कंडक्टर। कंसेप्ट क्लियर? इसके बाद ये आपको पता ही है, इसके न्यूमेरिकल इसे इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस को सी से रिप्रेजेंट करना है और उसकी ऐसा यूनिट फैराड होती है, जिसे कैपिटल एफ से भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है। अब इसका एक न्यूमेरिकल फॉर्मूला है, वो कहां से आया? चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाया, चार्ज को मैंने क्यू से रिप्रेजेंट किया, वोल्टेज V है और प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटने के बाद एक कांस्टेंट आ गया। इस कांस्टेंट को आप इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस कहते हैं। कई बार आप इसे कैपेसिटी भी कहते हैं। समझ गए आप मेरी बात? 100% समझ आया? पक्का? यह आपके पास फॉर्मूला है। अगर मैं C की बात करूं, ये वोल्टेज अपॉन चार्ज अपॉन वोल्टेज के बराबर है, तो कूलम्ब पर वोल्ट इज अनदर ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। फैराड के अलावा कूलम्ब पर वोल्ट भी इसकी एक ऐसा यूनिट है। अब इसका डायमेंशन फॉर्मूला मैंने नोटिस किया है कि सीबीएसई और आईएससी बोर्ड दोनों में पूछा गया है, यहाँ तक कि सीयूटी के लिए भी इंपोर्टेंट है कि इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है। तो आप किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे? चार्ज का फॉर्मूला होता है एटी, एम्पियर इंटू टाइम। अब वोल्टेज होता है इलेक्ट्रिक वर्क अपॉन चार्ज। वर्क का फॉर्मूला होता है एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, और चार्ज मैंने क्या कहा है? एटी। मतलब क्लियर? या तो आप यहां से इसे सोल्व करके और इसे सोल्व करके दोनों को यहां रखें, या फिर आप इस फॉर्मूले को इस तरीके से मोल्ड कर दीजिएगा। चार्ज अपॉन वोल्टेज, जिसे लिखा जा सकता है वर्क अपॉन चार्ज। चार्ज ऊपर गया तो चार्ज का स्क्वायर अपॉन वर्क। चार्ज का फॉर्मूला डायमेंशन मैंने आपको बताया है 80, क्योंकि स्क्वायर है तो ए स्क्वायर टी स्क्वायर, और वर्क m1 l स्क्वायर टी माइनस टू। जब हमने इसे सोल्व किया तो m की पावर -1 आई, l की पावर -2 आई, t की पावर 4 आई और a की पावर 2 आई। इट इज द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। कंसेप्ट क्लियर? 100% क्लियर? जेंटलमैन तेरी समझ आया? ठीक है। अब इसके बाद देखिए, जरा मेरी बात सुनिएगा बहुत ध्यान से। जितना बड़ा कंडक्टर होता है उसकी कैपेसिटी चार्ज स्टोर करने की उतनी ही अधिक होती है। जितना बड़ा कंडक्टर, उसकी चार्ज स्टोर करने की कैपेसिटी उतनी ही अधिक। ठीक है जी। तो अब एक ट्रू रिलेशन कैलकुलेट करेंगे बिटवीन द साइज ऑफ द कंडक्टर एंड द स्टोरेज कैपेसिटी, मतलब कैपेसिटेंस। कंसेप्ट क्लियर? तो उस रिलेशन के लिए आपको ज्यादा झंझट नहीं पालना बिल्कुल भी। आपको पता है मेरे पास ये फॉर्मूला है, समझ आया? मेरे पास ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले से मैं यहां गया। वोल्टेज इज इक्वल टू होता है चार्ज अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर। मैंने मान लिया एक कंडक्टर है जो कि एक स्फेरिकल कंडक्टर है, ठीक है, जिसकी रेडियस r है।
मुझे कैलकुलेट करना है इसका इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस कितना होगा। तो भाई आपके पास C इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी है। बच्चे आप सिर्फ यहां ये वैल्यू रख दीजिएगा उठा करके, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। Q से Q कैंसिल होने पर ये ऊपर गया और आपके पास इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस हो गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर, वेयर R इज द रेडियस ऑफ द कंडक्टर, रेडियस ऑफ कंडक्टर, and C is the electrical capacitance, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। तो यहां से आपको एक बात पता चलती है क्या, जितनी ज्यादा किसी भी कंडक्टर की रेडियस होगी तो वो उतना ही ज्यादा चार्ज स्टोर कर सकता है। कॉन्सेप्ट क्लियर ऑल ऑफ यू और नॉट? कॉन्सेप्ट क्लियर है जी सभी को? पक्का? ठीक है जी। अब ध्यान देंगे आप लोग, एक रिलेशन बन गया मेरे पास C1 अपॉन C2 इज इक्वल टू R1 अपॉन R2। मान लीजिए एक ऐसा क्वेश्चन आपके पास आता है बोर्ड एग्जाम में, क्या, इफ रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ टू कंडक्टर इज 1:2, देन व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ देयर इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस? तो 1:2। कोई दिक्कत यहां तक? 100% समझ आया? अब इसे आप एरिया के रेस्पेक्ट में भी फॉर्मूले को मोल्ड कर सकते हैं, वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में भी आप फॉर्मूले को मोल्ड कर सकते हैं। किस तरीके से? एरिया ऑफ द कंडक्टर को मैं ए मान लेता हूं, जो किसके बराबर होगा, 4 पाई आर स्क्वायर। मतलब एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर की पावर 2, मतलब आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ए की पावर 1/2। तो अगर मैं ये रिलेशन इस तरीके से बनाऊं यहां कि C1 अपॉन C2 इज इक्वल्स टू A1 अपॉन A2 की पावर 1/2, तो मैं CUT लेवल का भी साथ साथ पढ़ लिया है। कॉन्सेप्ट क्लियर? ये CUT के लिए इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, नीट के लिए भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ तक कि CBSE बोर्ड, ISC बोर्ड के लिए भी इंपॉर्टेंट है। लेकिन ISC बोर्ड में इतना घुमा करके क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, वहाँ डायरेक्ट ही क्वेश्चन पूछते हैं ज़्यादातर। तो आपका ये क्वेश्चन मुझे लगता है इसमें इंपॉर्टेंट क्या आएगा, व्हाट इज इलेक्ट्रिकल कैपेसिटर, हाउ कैन वी स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन द कैपेसिटर, एक्सप्लेन इट्स थ्योरी इन डिटेल। अगर ये नहीं आता है तो किस तरीके से आएगा, फाइंड एन एक्सप्रेशन फॉर द स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ अ कैपेसिटर if a dielectric slab of thickness T is introduced between the parallel plate of the parallel plate capacitor। ठीक है, फॉर्मूला है स्टोर्ड कैपेसिटी का कैपेसिटर की, U इज इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर। उसका डेरिवेशन सिलेबस में इस साल नहीं है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। ठीक है जी, तो खैर अभी कम टू द पॉइंट माय डियर, यहां से आपको पता चलेगा कि एरिया के रेस्पेक्ट में हम कैपेसिटेंस को इस तरीके से पढ़ेंगे। मान लीजिए वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में क्वेश्चन आता है कि मान लीजिए दो कंडक्टर है आपके पास A एंड B, ए कैपेसिटर की वॉल्यूम और बी कैपेसिटर की वॉल्यूम की रेशियो 1:3 है, तो उनकी जो स्टोरेज कैपेसिटी होगी, जो चार्ज स्टोरेज कैपेसिटी होगी, उसकी रेशियो क्या होगी। तो वॉल्यूम तक कैसे पहुंचना है ये आपको सीखना है। किस तरीके से पहुंचेंगे आप, एरिया तक की बात खत्म कर दी मैंने, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल R की पावर 3, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल V की पावर 1/3। पुट दिस वैल्यू हेयर, और आपके पास C1 अपॉन C2 किस तरीके से आ गया, V1 अपॉन V2 की पावर 1/3। इज दैट क्लियर ऑल ऑफ यू? फिजिक्स रट्टाफिकेशन तो कुछ नहीं है ना, हर चीज सीख के पढ़ रहे हैं, फिजिक्स से खेल रहे हैं आप लोग। ठीक है, जब आप किसी भी सब्जेक्ट से खेलने लग जाओ तो मतलब आप उसमें महारत हासिल करनी स्टार्ट करते हैं। ठीक है जी, समझ आ गया? आपकी समझ आया? अब एक जबरदस्त क्वेश्चन बनता है यहां से, कैन वी स्टोर 1 फैराड चार्ज ऑन अ कंडक्टर ऑफ साइज इक्वल टू द साइज ऑफ अर्थ? क्या हम धरती जितने बड़े कंडक्टर के ऊपर 1 फैराड चार्ज को स्टोर कर सकते हैं? तो देखते हैं जरा, हाँ या ना। कैपेसिटेंस का फॉर्मूला मेरे पास है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर। जिस कंडक्टर की मैंने बात की उसकी रेडियस भी अर्थ की रेडियस के बराबर होनी चाहिए, 6.4 10 की पावर 6 मीटर। और भाई साहब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है 9 × 10 टू द पावर 9, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या होगा, 1/9 × 10 टू द पावर 9। आर की वैल्यू एज इट इज आपने रख दी।
सोल्व करने पे आपके पास आया 711 इंटू 10⁻⁻6 फैराड। मतलब अर्थ जितने कंडक्टर के ऊपर भी सिर्फ आप 711 माइक्रोफैराड चार्ज ही स्टोर कर सकते हैं। साइंस के सामने एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी कि एक लगभग 60-70 वाट के फैन, सीलिंग फैन को चलाने के लिए भी लगभग 2.14 माइक्रोफैराड की जरूरत पड़ती है। ठीक है जी, समझ आया? तो 711 माइक्रोफैराड तो धरती है जितने बड़े कंडक्टर के ऊपर आएगा, तो लगभग 2 माइक्रोफैराड के आसपास कितने पाएगा आप डिवाइड कर सकते हैं इससे। मतलब लगभग फिर भी आपको इतना बड़ा चाहिएगा कंडक्टर एक, लगभग उसका सरफेस एरिया इंडिया जितना बड़ा हो, जो एक सीलिंग फैन को चलाएगा। साइंस के सामने प्रॉब्लम थी कि इतना बड़ा कंडक्टर अगर सीलिंग फैन के साथ में लगाऊं तो फिर तो 10-12 सीलिंग फैन में ही धरती भर जाएगी। ठीक है जी, तो साइंस ने दिमाग लगाया और दिमाग लगाने के बाद एक इलेक्ट्रिकल कैपेसिटर नाम की चीज को बनाया गया। ठीक है, खैर उससे पहले क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ये है कि व्हाट शुड बी द रेडियस ऑफ द कंडक्टर टू स्टोर 1 फैराड चार्ज। 1 फैराड चार्ज स्टोर करने के लिए कितना साइज का कंडक्टर होना चाहिए, उसकी रेडियस क्या होनी चाहिए। तो मेरे पास फिर दोबारा से यही फॉर्मूला है। मैंने कहा रेडियस क्या होनी चाहिए, जबकि सी की वैल्यू क्या दे दी गई मैंने, 1 फैराड। तो बच्चे यहां रखिएगा 1 4πε0 r, निकालना r है तो 1/4πε0, इसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹। तो कितने मीटर का होना चाहिए उसका रेडियस, 9 × 10⁹ मीटर का। कंसेप्ट क्लियर, समझ आया? अब जिसका रेडियस ही होगा तो उसका वॉल्यूम कितना ज्यादा होगा, मतलब सोलर सिस्टम जितनी बड़ी वॉल्यूम का एक कंडक्टर की रिक्वायरमेंट पड़ेगी आपको, जब जाकर के आप 1 फैराड चार्ज स्टोर कर सकते होंगे। इतनी समस्याएं थी, इन समस्याओं से जूझना स्टार्ट किया साइंस ने और उसके बाद जाकर के कैपेसिटर नाम की चीज को इन्वेंट किया गया। आपके सिलेबस में पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का ही जिक्र होगा। कॉन्सेप्ट क्लियर? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या है उसकी बात कर लेते हैं जरा। इसके अंदर 2 पैरेलल प्लेट होती हैं जो कि मेटेलिक प्लेट हैं और ठोस हैं, इंसुलेटेड है। कॉन्सेप्ट क्लियर? एक प्लेट ए और एक प्लेट बी, दोनों मेटेलिक इंसुलेटेड प्लेट है, मतलब कि मेटेलिक सॉलिड प्लेट है, और दोनों के बीच एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम होता है, एक स्पेशल इंसुलेटर जो इलेक्ट्रिकली पोलराइज हो जाए, जिसका एग्जांपल माइका है। कंडेंसर अगर आप तोड़ते हैं तो कंडेंसर के अंदर आपको एक पन्नी टाइप की चीज मिलती है जो कि डाइलेक्ट्रिक है, जिसे क्या कहा जाता है, माइका। वो एक इंसुलेटर है। कॉन्सेप्ट क्लियर? जब मैं उसे पढ़ाऊंगा तो तरीके से फिर उसके बाद में डिस्कस करूंगा। ठीक है जी, आगे समझ। अब यहां ध्यान दीजिएगा, ए प्लेट को पॉजिटिव पोटेंशियल से कनेक्ट किया जाता है और इसे तब तक पॉजिटिव पोटेंशियल दिया जाता है जब तक इसका पोटेंशियल पूरा ना हो जाए, ये पूरी फिल ना हो जाए। कॉन्सेप्ट क्लियर? फिर इसके पास दूसरी एक न्यूट्रल मेटेलिक प्लेट रख दी जाती है जिसका नाम बी है। अब इस न्यूट्रल मेटेलिक प्लेट के बहुत ही नजदीक रखी हुई है क्योंकि थिकनेस ऑफ द डाइलेक्ट्रिक इज नेग्लिजिबल। ठीक है, अब इसके इलेक्ट्रॉन्स इस पॉजिटिव चार्ज की तरफ शिफ्ट होंगे और अपनी जगह को खाली छोड़ देंगे। तो आप कहेंगे कि बी प्लेट के नियर फेस पर नेगेटिव पोटेंशियल जनरेट हो गया और फार फेस पर पॉजिटिव पोटेंशियल जनरेट हो गया। ये नेगेटिव पोटेंशियल इसके पॉजिटिव पोटेंशियल को कम करेगा, लेकिन ये बढ़ाने की कोशिश करेगा। जो पॉजिटिव पोटेंशियल है, नेगेटिव कंप्रेस करेगा, पोटेंशियल को कम करने की कोशिश करेगा, लेकिन पॉजिटिव बढ़ाने की कोशिश करेगा। मैं तो चाहता हूं कि कैपेसिटी बढ़े, और कैपेसिटी कब बढ़ेगी, जब पोटेंशियल, तब कैपेसिटी बढ़ेगी। तो ये मेरे लिए नुकसानदायक है और ये मेरे लिए फायदेमंद, क्योंकि मुझे यहां कैपेसिटी बढ़ानी है। कॉन्सेप्ट क्लियर? तो अगले स्टेप में मैं क्या करूंगा, इस पॉजिटिव चार्ज को अर्थ से कनेक्ट कर दूंगा, मतलब इसके सेकंड फेस को अर्थिंग दे दूंगा, अर्थिंग।
जब ये अर्थ से कनेक्ट हुआ तो वो पॉजिटिव चार्ज अर्थ में चला गया, यहां सिर्फ नेगेटिव चार्ज बचा। इस नेगेटिव चार्ज ने इसके पोटेंशियल को कम कर दिया और प्लेट खाली। फिर मैंने और पॉजिटिव पोटेंशियल दिया, इसने और कंप्रेस किया, प्लेट फिर खाली। और ऐसे करके ये सर्कल चलता रहा और एक टाइम पर जाकर के इस प्लेट ए की कैपेसिटी बहुत ज्यादा बढ़ गई। कॉन्सेप्ट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? 100% समझ आया? ये मैंने नोट्स में आपको थ्योरी में किस तरीके से बोर्ड एग्जाम में आप एक्सप्रेस करेंगे मैं आपको लिखवा चुका। ठीक है जी। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का सिंबल ये है। आया समझ? कोई दिक्कत? अब कैपेसिटर से रिलेटेड कुछ डिस्कस कर लेते हैं क्या कि कैपेसिटेंस पर किस किस चीज का प्रभाव पड़ता है। एक मैं आपको यूनिवर्सल फॉर्मूला बताऊंगा। फोर्स इन वैक्यूम टू द मीडियम, इलेक्ट्रिक फील्ड इन वैक्यूम टू द मीडियम, वोल्टेज इन वैक्यूम टू द मीडियम, लेकिन कैपेसिटेंस इन मीडियम टू द वैक्यूम is equals to K. K means dielectric constant. अगर मैं इस डाइलेक्ट्रिक को रिप्लेस कर दूं और यहां सिर्फ वैक्यूम आ जाए तो कैपेसिटेंस कम होगा, कैपेसिटी कम होगी। अगर यहां एक मैं डाइलेक्ट्रिक भर दूं तो कैपेसिटी बढ़ जाएगी। कितने टाइम बढ़ जाएगी? जितना कैपेसिटेंस, जितना डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। तो मेरे पास एक सीधा सीधा रिलेशन बनता है, जरा ध्यान दीजिएगा। मेरे पास एक फॉर्मूला है, C इज इक्वल टू चार्ज अपॉन वोल्टेज। वोल्टेज की मैं वैल्यू रखता हूं चार्ज अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू R, वेयर R इज द सेपरेशन बिटवीन टू प्लेट्स। मैंने एक प्लेट यहां ली और एक प्लेट यहां ली, ये कॉन्सेप्ट क्लियर? और ये इस तरीके से दोनों के बीच की सेपरेशन R है। कॉन्सेप्ट क्लियर? और कोई एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम है यहां, आप इस तरीके से मान लीजिएगा। मैंने स्फेरिकल बाद में बनाया, उससे पहले वो प्लेट्स थी। ठीक है, तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला मेरे पास ये आया, वेयर R इज द सेपरेशन बिटवीन प्लेट्स। तो मैंने R से मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर में की, R से मल्टीप्लाई ऊपर की, ये 4 पाई R स्क्वायर बन गया एरिया। लेकिन ये जो एरिया है ये कॉमन एरिया ऑफ प्लेट होता है। कॉमन एरिया जितना दो प्लेट एक दूसरे के साथ ओवरलैप करती हैं। क्या करती हैं? अब यहां से रिलेशन बेहतरीन तैयार कर दिया आपने। क्या कि कैपेसिटेंस बढ़ेगा दो प्लेट का अगर कॉमन एरिया बढ़ता है, लेकिन अगर सेपरेशन बढ़ती है प्लेट्स के बीच तो कैपेसिटेंस घटेगा। अब कॉमन एरिया किस तरीके से? मान लीजिए मेरे पास दो पैरेलल प्लेट्स हैं, ठीक है जी। एक प्लेट ये है और एक प्लेट ये है, ये दोनों एक दूसरे के साथ ओवरलैप करती हैं। ओवरलैप करती हैं। अगर मैं एक का एरिया बढ़ा दूं, दूसरी का एरिया ना बढ़ाऊं, क्या कैपेसिटेंस पर कोई प्रभाव पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, क्योंकि कॉमन एरिया नहीं बढ़ा। आगे समझ? लेकिन अगर एक का एरिया मैं कम कर दूं, एक का एरिया मैंने हाफ कर दिया, तो आप नोटिस कर सकते हैं कि कॉमन एरिया भी हाफ हो गया। तो कॉमन एरिया घटने से कैपेसिटेंस भी हाफ हो गया। इज दैट क्लियर टू ऑफ यू नॉट? कंसेप्ट क्लियर? तो ध्यान रखिएगा, ऐसा क्वेश्चन पेपर में आता है कि अगर मेरे पास दो प्लेट है, एक प्लेट का मैं एरिया हाफ कर दूं तो नेट कैपेसिटेंस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? आप कहेंगे हाफ हो जाएगा। फिर सेकंड पॉइंट होता है कि एक प्लेट का एरिया मैं डबल कर दूं तो कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि कॉमन एरिया एज इट इज रहा है। ठीक है जी, आगे समझ? इसके बाद एक रिलेशन आप याद रखेंगे, C इज इक्वल्स टू K A एप्सिलॉन नॉट अपॉन R M,
where Cm is the capacitance of parallel plate capacitor when a dielectric is introduced between the plates। जब दो प्लेट के बीच आपने कोई एक डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस कर दिया है तो इसके कैपेसिटेंस को Cm से रिप्रेजेंट किया जाएगा। K इज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द डाइलेक्ट्रिक and A epsilon naught R is the capacitance of the parallel plate capacitor without dielectric concept clear। तो जब एक डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस किया जाता है पैरेलल प्लेट्स के बीच तो उसका कैपेसिटेंस K टाइम्स बढ़ जाता है। कितना बढ़ जाता है? K times। हर एक बच्चे की समझ आया? परफेक्ट।